तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अपना सेकेंड चैप्टर फ्लैमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग। तो हमेशा की तरह हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग से आप लोग क्या समझते हो, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना। स्प्रिंग का एक मौसम है हमारा स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग से हम क्या समझते हैं? स्प्रिंग होता है एक बेस्ट सीजन हर किसी की लाइफ का, राइट। जिससे मतलब कि पार्ट होता है, जैसे कि सिमिलरली लाइक हमारे लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग। मतलब कि इधर स्प्रिंग को हमारी लाइफ के एक पार्ट से डिस्क्राइब करा गया। लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि हमारी लाइफ का वो एक स्पेशल पार्ट गुम जाना, राइट। जैसे कि हमारी लाइफ का स्पेशल पार्ट क्या होता है? हमारा बचपन। और किसी से किसी का बचपन ही छीन लेना इज द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉस्ट स्प्रिंग। लिखा हुआ है नीचे, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड को चुरा लेना। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ऑथर के बारे में। तो इसमें जो हमारी ऑथर है उनका नाम है एनीस जंग। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम गेन कर लेते हैं, सो दैट कि अगर एमसीक्यू में हमसे पूछ ले तो हमें जानकारी हो। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है एनीस जंग वॉज बॉर्न इन रोरकेला and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writer. Her parents were both writers. Annie Chung began her career as a writer in India. She has been an editor, columnist for major newspaper in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Springs: Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn their children to a लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। सो बेसिकली इधर जानकारी दे रखी है एनीस जंग के बारे में, दैट शी वाज मतलब कि वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, रोरकेला में बॉर्न हुई थी। उन्होंने अपना सारा बचपन और अपनी जवानी हैदराबाद में काटी है। और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई थी। उनके दोनों पेरेंट्स जो है राइटर है, उन्होंने भी एज अ राइटर अपना करियर जो है एज अ राइटर स्टार्ट किया था इंडिया में। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जगह मतलब एक एडिटर का काम किया, कॉम्युनिस्ट का काम किया मेजर न्यूज़पेपर में। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बुक्स लिखे। और ये जो एक्सट्रैक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिया गया है उनके ही एक नोवेल में से, लॉस्ट स्प्रिंग से, जिसका स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जैसे कि ऊपर टाइटल हमें देखने को मिल जा रहा है। इसमें इन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया कि कैसे बच्चे पॉवर्टी फेस कर रहे हैं और कैसे उनका चाइल्डहुड एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो बस यही चीजें हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, मतलब यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो ये चैप्टर होने वाला है दो पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट हमारी जो वीडियो रहेगी दोनों पार्ट के लिए एक ही होगी। मतलब कि पार्ट 1 भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी और पार्ट 2 भी इसी वीडियो में बताऊंगी, राइट। सो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्टोरी जो हमारी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। तो ये टाइटल है हमारी पहली स्टोरी का, जिसमें ऑथर एक बच्चे के बारे में बताती हैं जो कि एक्सप्लेन कर वे उसके द्वारा ये लाइन बोली जाती है दैट कभी कभार वो गार्बेज में से एक पैसा निकाल लेते, 1 रुपया निकाल मिल जाता है उसको। ठीक है, 1 रुपया उसको मिल जाता है गार्बेज में से, कूड़े में से। तो उसके लिए तो खजाना है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सो हम चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे, साइड बाय साइड समरी भी समझेंगे एक तरह से। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर की रीडिंग करते हुए समझेंगे और लास्ट में मैं आपको समरी दूंगी। ठीक है, सो दैट हमारा सब कुछ क्लियर आउट हो जाए और आप भी समराइज कर सके, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पहले समरी दे दी थी। सो थोड़ा सा हो जाता है, लास्ट वीडियो में पहले समरी दे दो फिर उसको चैप्टर पढ़ा तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले पढ़ा दो फिर समरी दो, फिर रिकॉल करने में अच्छा रहता है। ठीक है, आपको भी रिकॉल हो जाएगा, मुझे भी रिकॉल हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो chapter started. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning searching for gold in garbage dumps of many neighborhood. तो इस स्टोरी में हमारी जो हमारी ऑथर है वो एक लड़के से बात करते हुए पूछते हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। उस लड़के का नाम है साहिब। ठीक है, वो साहिब जो लड़का है वो हमेशा
ऑथर को सुबह सुबह मिलता है गार्बेज डम में से गार्बेज उठाते हुए, और उन्हीं के पड़ोस में वो गार्बेज उठाता है। स्क्राउचिंग, स्क्राउचिंग का मतलब होता है सर्चिंग फॉर गोल्ड। अब बेसिकली इधर जो हमारा गोल्ड यूज किया गया इज नॉट दैट कि भाई कुछ लोग सोचेंगे गार्बेज में से कौन गोल्ड ढूंढता है, गार्बेज में से गोल्ड, हेयर इज मतलब गोल्ड का मतलब कोई ज्वेलरी या फिर गोल्ड का मतलब कोई मेटल नहीं है। इधर जो गोल्ड का मतलब है इस कैन बी सिंपल लाइक 10 रुपीज नोट, मतलब जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, और वो इतने करीब है कि उनके लिए 10 रुपए, 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी, 1 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, राइट। तो इधर लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है नेबरहुड, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर पहले ही छोड़ दिया था। सेड amidst in the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. तो बेसिकली जो हमारा साहिब था वो कहाँ रहता था, वो हमारा एडमिट्स एडमिट्स एमिड्स एमिड्स का मतलब होता है इन द मिड ऑफ, इन द मिड ऑफ मीन्स बीचों बीच रहता था ढाका के ग्रीन फील्ड्स के अंदर। ढाका इज वन प्लेस, तो उसके ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच उसका घर था, लेकिन उसका जो घर की मेमोरी है वो इतनी उसके लिए अच्छी नहीं रही है, ठीक है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे आंधी तूफान उनके घर पे आते थे, आता था आंधी तूफान जब आता था उनका घर उड़ जाता था और उनको फूडलेस हो जाते, उनको होमलेस फूड मतलब कि हर चीज उनकी कमी पड़ जाती थी, अकाल टाइप का उनका पड़ जाता था। सो ये सारी बातें साहिब की मम्मी उनको बताया करती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स। तो बेसिक उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो पेरेंट्स थे और वो जो थे उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और उसके बाद वो यहाँ पे बिग सिटीज में आके रहने लगे, सो दैट वहां पे वो अपना लिविंग सर्वाइवल का एक मीडियम ढूंढ सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो कहता है जब उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। वो बड़बड़ाता है, मटर मीन्स बड़बड़ाना, मटर मीन्स बड़बड़ाना या फिर कहना, लो वॉइस में बोलना, लाइक उसने पूछा वाई डू यू डू दिस, तो उसने धीरे से बोला मेरे पास और कुछ करने को है नहीं इसलिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। लुकिंग अवे गो टू, तो फिर कहता है वो जब बड़बड़ाता है ना तो आसपास देखता है, वो आसपास देखते बड़बड़ाता है, तो फिर वो बोलते कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ठीक है। तो बोलते तुम्हें जब कुछ काम नहीं है तो तुम स्कूल जाओ, और वो बहुत ज्यादा ग्लिबली कहती है, ग्लिबली यानी कि वो इतना ध्यान देते हुए नहीं कहती, उसके मुंह से निकल जाता है, ठीक है। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और वो इमिडिएटली वो रियलाइज कर देते हैं दैट क्या बोल दिया उसने यार, इसके लिए तो ये बहुत से भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी स्कूल जाना, यानी कि जिसके पेरेंट्स खाना खाना ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर, खाना खाना छोड़ो रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं ट्रैवल कर मतलब बहुत दूर की बात रही, उन जिनके लिए 1 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो उनका बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। ओके तो फिर बहुत बड़ी बात बोल दी थी उसने, बहुत ज्यादा हॉलो एडवाइस उसने दे दी थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसके लिए रिप्लाई क्या देता है, वो प्यार से बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता। तो वो बोलते कि अच्छा तो फिर अगर मैं बनाऊं तो तुम जाओगे। तो फिर सुनो वो बोलता है कि अगर वो बनाएंगे, लड़का कहता है साहिब कहता है कि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर अगर कोई बनाएगा तो मैं चले जाऊंगा। तो फिर उसकी जो वो जो ऑथर होती है वो कहती है कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो बोलता है अगर मैं स्कूल खोलूंगी क्या तुम आओगे। तो फिर वो ना ऐसे जोकिंग पर्पसली कहती है उसको, हाफ वो ना जोक कर रही होती है, लेकिन वो बच्चा उसको जोकिंग जोकिंग वे में नहीं लेता है, जोक की तरह नहीं लेता है, एंड वो कहता है यस यस मैं आऊंगा। और उस जब वो बात सुनता है ना कि अगर मैं स्कूल आऊंगी बनाऊंगी तो तुम आओगे, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद जब उसको फिर से वो ऑथर दिखते तो वो बोलता है फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, हिज योर स्कूल रेडी। तो जैसी ऑथर एक दिन ना देखते कि वो लड़का जो साहिब है उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है, एंड वो कहता है कि क्या आपका स्कूल बन गया। तो फिर वो बोलती है कि उसको तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, तो बहुत टाइम लगता है। आई से वो कहती है, और जब वो कहती है ना तो एक शर्मिंदगी उसकी आंखों में देखने को मिलती है, ऑथर की आंखों में कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, राइट, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो बोलते हैं प्रॉमिस दैट, और ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो कि कभी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। तो ये क्या बोलते हैं कि ऐसे promises
ऐसे जो बहुत सारे प्रोमिसेस उसने बोले हैं, ऐसे उसको बहुत सारे प्रोमिसेस मिले हुए हैं उसकी दुनिया में, उसकी खाली दुनिया में। तो इधर अबाउंड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत सारे फेक प्रोमिसेस। एंड ब्लीक वर्ल्ड मीन्स एम्प्टी वर्ल्ड, ठीक है, ब्लीक मीन्स एम्प्टी, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो जब मतलब कि जब ऑथर उसको एक मंथ से भी ऊपर हो गया था उनको जाने में, तो वो उसका नाम पूछती है, तो फिर वो कहते हैं कि मेरा नाम है साहिब आलम। ओह, साहिब आलम वो बोलता है। तो फिर वो जब ये नाम सुनती है ना, तो वो सुनती है कि दैट बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल उसका नाम है, बिकॉज उसके नाम का मतलब, जब उसने उससे पूछा इफ ही न्यू हिट्स मीनिंग, क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है, तो फिर वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सो गाइस इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम। सो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो आप लिख के आएंगे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सिंपल। तो फिर ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसने जब उसको बताया तो उसको कुछ टाइम लगा उसको बिलीव करने में, लाइक उसका नाम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और वो है कहाँ। अनअवेयर ऑफ वट his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. तो बेसिकली जब उसको मतलब कि उसको ऐसे व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, जिसके नाम का मतलब इतना बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है उसका, बहुत बड़ा नाम का मतलब है उसका, ठीक है, उसके नाम का बहुत बड़ा मतलब है, और उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, और अपने नाम के मतलब से बेवजूद होकर वो स्ट्रीट्स में नंगे पाँव वाले लोगों बच्चों के साथ घूमता है। और वहां पे मतलब कि मॉर्निंग बर्ड जो होती है ना, जो सुबह आती है शाम को चली जाती है, वैसा आता है फिर चले जाता है, और जिसको अपने नाम का कुछ मतलब ही नहीं पता है, ऐसी वो चीजें कर रहा है, जिसके नाम का इतना बड़ा मतलब है वो ये चीजें कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये बताना चाहते हैं ओवर द मंथ, और एक मंथ के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और फिर वो ग्रुप जो था बॉयज का, जिसमें से साहिब एक मेंबर था, तो धीरे धीरे करके जो ऑथर है उस ग्रुप के हर मेंबर्स को जानना शुरू कर देती है। वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, तो उसको पूछते कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसमें से एक को पूछती है। तो फिर वो बोलते कि माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन ऑफ द शेल्फ, तो बोलते कि मेरी मम्मी ना जो ऊपर शेल्फ रखा होता है उससे उन चप्पलों को नीचे नहीं निकालती, इसलिए मैं भी नहीं पहनता, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा वैसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इवन इफ शी डिड, अगर वो करेंगे भी, ही विल थ्रो ऑफ देम। तो फिर बोलता अगर वो करेंगे भी तो फिर मैं उनको फेंक दूंगा। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डज नॉट मैच। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो उसको बोलता, जब वो किसी में से एक को पूछती है, जब ऑथर किसी एक लड़के को पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना, तो वो बोलते कि मेरी मम्मी जो है शेल्फ से नहीं निकालती। तभी दूसरा बोलता अगर मेरी मम्मी निकाल भी देना तभी भी मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है। और वो कौन जो दूसरा लाइन बोल रहा है कि अगर निकाल भी दे तभी भी मैं नहीं पहनूंगा, तो उस बच्चे के जो उसने पहने होते हैं जूते, लेकिन दो अलग अलग जूते पहने होते हैं, यानी कि मैचिंग नहीं करते, मान लो एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक पर्पल और एक रेड, ऐसे अलग अलग पहने होते हैं, या फिर कोई भी मान लो, ठीक है। तो अलग अलग शूज पहने होते हैं जो एक दूसरे को मैच ही नहीं कर रखे होते। तो कहता है कि आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय। तो तीसरा लड़का कहता है कि मुझे तो जूते चाहिए, मुझे तो जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, जिसने अपनी लाइफ में कभी पेयर पहने भी नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई, अरे हाँ एक लाइन रह गई कि व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट। और जब बेसिकली क्या हुआ, जब जिस लड़के ने दो अलग अलग कलर के जूते पहने थे, या फिर कह सकते हैं दो अलग अलग जूते पहने हुए थे दोनों फीट्स में, एक दूसरी कंपनी का एक दूसरी कंपनी का, या फिर मान लो एक दूसरा जो मैच ही नहीं करते एक दूसरे को, वो पहने थे। वो बोल रहा था कि अगर मेरी मम्मी निकाल भी दे तभी भी मैं नहीं पहनूंगा। तो उसको जब उसने बात कमेंट करी ऑथर ने कि तुमने ना दो अलग अलग जूते पहने हुए जो मैच ही नहीं करते, तो उसने जल्दी से ना अपने पैरों को शफल कर लिया, अपने पैरों को शफल कर लिया। शफल करना मीन्स एक के पीछे एक पैर छुपा दिया। फिर तभी तीसरा लड़का बोल पड़ा कि मुझे तो जूते चाहिए, मुझे जूतों का बड़ा शौक है। जिसने अपनी जिंदगी में कभी पेयर ऑफ चप्पल्स नहीं पहने थे, वो कह रहा है कि मुझे जूतों का बड़ा शौक है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। और जब ऑथर पूरी दुनिया का भ्रमण करती थी, तो उसने पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे थे जो नंगे पाँव चलते थे। सिटीज में देखे थे, रोड्स में, विलेज के रोड्स में भी देखे थे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो जब उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि हम इतने गरीब है कि हम चप्पल लेना या फिर शूज लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। द मेन रीजन इज दैट कि हमारा पार्ट है ट्रेडिशन का, हम अपने ट्रेडिशन को मानते हैं, इसलिए हम नंगे पाँव चलते हैं। तो
ये एक बेसिकली ट्रेडिशन को बीच में लाना इस एक मतलब एक बहाना दे देना पॉवर्टी को, राइट? तो आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ वे ऑफ अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मीन्स एंडलेस. परपेचुअल मीन्स एंडलेस. एक एंडलेस पॉवर्टी का एक एक्सप्लेनेशन है बेसिकली कि क्यों है ये, तो एक ट्रेडिशन उसके आगे एक एक्सक्यूज सा लग जाता है. ठीक है. आई रिमेम्बर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उद्यपी वंस टोल्ड मी. तो फिर ना जब ये चैप्टर हमें बता रही है ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर बोलती है कि मुझे ना एक स्टोरी याद आ जाती है जो उद्यपी में से एक मैन ने, उद्यपी वाले मैन ने उसको सुनाई थी. मतलब एक मैन जो उद्यपी में से बिलोंग करता है, उसने उसको एक स्टोरी सुनाई थी. तो उसने क्या सुनाया था कि एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल्स. तो बेसिकली जब वो बच्चा था, वो मैन जिसने एनीस जंग को स्टोरी सुनाई थी, तो वैन जब वो मैन बच्चा था, जब वो एक बॉय था, तो वो देखता था कि जब वो स्कूल जाता था ना, तो एक पुराना मंदिर पड़ा उसके रास्ते में पड़ता था, जहाँ पे एक लड़के के पापा थे. मतलब वहां के जहाँ के एक लड़के के पापा वहां के प्रीस्ट थे. अब जो वहां का जो प्रीस्ट का बेटा था, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. वो जब भी जाता था ना, तो स्कूल जाता था, तो फिर वो ना रुकता था और प्रे करता था गॉडेस से कि मुझे प्लीज पेयर ऑफ शूज दे दो, मुझे प्लीज पेयर ऑफ शूज दे दो. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन. और 30 साल बाद वो जो उद्दीपी मैन था, वो वापस उधर गया टेम्पल में. और जब वो उधर गया, विच हैज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन. ठीक है, जो कि उधर एक डिसोलेशन से भर चुका है अब. ठीक है. फिर वहां पे वो देखता है कि बैक यार्ड में, मतलब कि बेसिकली उस मंदिर के बैक यार्ड में एक न्यूली प्रीस्ट रहता है. अब तो बात है भाई, 30 साल हो गए, अब नए प्रीस्ट आएंगे, तो उधर एक नया प्रीस्ट रहता है. उनका एक रेड वाइट प्लास्टिक, उधर एक रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी. एक लड़का भागे भागे आया, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी थी, सॉक्स पहनी थी और शूज भी पहने थे. और वहां पे आता है, अपना बैग फोल्डिंग पर रख देता है और चले जाता है. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर ऑफ द अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. और जब वो लड़का जो उद्दीपी मैन है उस लड़के को देखता है जूते पहने हुए और स्कूल से आते हुए, तो उसको याद आ जाता है उस बच्चे की प्रेयर जो उसने गॉडेस से करी थी कि दैट मुझे पेयर ऑफ शूज दे दो. तो लेट मी नेवर लूज दैम, ताकि मैं उसको कभी ना खो पाऊं. ठीक है. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. और गॉड ने, यानी कि जो गॉडेस ने उनकी प्रेयर सुन भी ली. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट. और जो सन ऑफ द प्रीस्ट थे, याद रखना, जो प्रीस्ट के बच्चे थे, उनको शूज मिल गए, यानी कि उनको एजुकेशन मिल गई. अब वो शूज भी पहनते हैं. बट मैनी अदर लाइक रैक पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन प्रेयर, उसके बच्चे ने प्रेयर करी, उसको मिल गए. लेकिन जो उन्हीं की उम्र के बाकी बच्चे जो कि उधर कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं उन्हीं के पड़ोस में, वो शूलेस रह गए. तो माई acquaintance with the barefoot replica leads to me सीमापुरी. acquaintance means चांद पहचान. ठीक है. acquaintance means चांद पहचान, जान पहचान क्या बोल रही हूँ, जान पहचान. विच द तो फिर जो उनकी जान पहचान थी वो उनको सीमापुरी तक ले गई. सीमापुरी एक बेसिकली एक प्लेस है पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स बॉर्डर. ठीक है. बॉर्डर में रहना. ठीक है. दिल्ली के बॉर्डर में सीमापुरी एक एग्जिस्ट करता था. दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. बेसिकली वहां पे रहने वाले जो थे, स्क्वैटर्स थे. What do you understand by squatters? Squatters are refugees or we can say foreigners जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में. साहिब फैमिली इज अमंग दैम. साहिब की जो फैमिली थी वो भी बांग्लादेशी फैमिली थी. बेसिकली वहां पे आ गई थी एज अ रिफ्यूजी और रहने लगी थी. सीमापुरी वाज वन एंड वाइडरनेस, वाज देन अ वाइडरनेस. और सीमापुरी पूरा भरा हुआ था उस टाइम पर. इट स्टिल इज, और अभी भी है. बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन एम्प्टी नहीं है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड, मतलब कि उधर पूरा कीचड़ विचड़ है. विद रूफ्स टिन एंड ट्रेपोलिन. और टिन और ट्रेपोलिन से उनके रूफ यानी छत बनाई गई है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. लाइफ 10,000 रैक्टिकल्स. उधर 10,000 रैक्टिकल्स रहते हैं. कितने थाउजेंड? 10,000 रैक्टिकल्स उधर रहते हैं. दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और वो 30 सालों से भी ज्यादा उधर रह चुके हैं, जबकि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है उससे. ठीक है. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड. जिनके पास कोई भी परमिशन नहीं है उधर रहने का, बट उनके पास राशन कार्ड है. दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट.
एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, जो कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, जो कि बेसिकली उधर के जो लोकल होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले होंगे, उन्होंने उनका बनवाया होगा सो दैट उनको उनके हिसाब से वोट मिले। इसलिए तो मैंने कहा, इसलिए उन्होंने बनवाया सो दैट उनको वोट मिले और वहां से वो खाना खा सके। फूड इज, जब किसी ने जब ऑथर ने पूछा होंगे कि तुमने अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। और फूड जो होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी के लिए, मतलब फूड जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए एज कम्पेयर टू आइडेंटिटी। सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रहे ना रहे भाड़ में, जब हम जीने चाहिए और जीने के लिए खाना जरूरी है। खाना हमें इस वोटर आईडी, सॉरी, हाँ, इस राशन आईडी कार्ड से मिलेगा, ठीक है। तो इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live that there was a field we would rather live here than in a field that gave us no grain। तो कहती है कि ऐसी, मतलब कि अगर जब जिस दिन हम अपना बच्चों को खाना खिलाए, इतना खाना खिला दे कि रात को सोते समय उनका पेट ना दर्द हो या फिर पेट गुड़गुड़ ना करे, तो हम समझते कि हमारा दिन आज का अच्छा बीता। और साथ ही साथ ये लाइफ इज बेटर देन कि हम उस जगह पे रहे जो हमें एक अन्न तक नहीं देता, जो हमें फील्ड एक अन्न तक नहीं देती, हम उधर रह के कर भी क्या लेंगे। तो सही भी है उनके हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन। तो से अ ग्रुप ऑफ, तो वही है कि इसको किसने कहा था ये बात, ये कहा था एक वुमेन के ग्रुप ने जिसने टैटर्ड साड़ी पहनी थी। टैटर्ड मीन्स फटी हुई साड़ियां, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड रिवर्स, तो उन्होंने किस क्वेश्चन का ये आंसर दिया जब ऑथर ने उनसे पूछा कि तुमने वो अपनी जगह ढाका में जहां तुम अच्छे खासे रहते थे वो जगह क्यों छोड़ी, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया था जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्या था वो रिप्लाई? था कि हमारी सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से। जब उनसे पूछा, देखो एक बार फिर से बताती हूँ, उन्होंने किस सवाल का कब आंसर दिया था? जब ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा राशन आईडी कार्ड बना हुआ है बट तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उस पे जो वुमेन थी उन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि सर्वाइवल के लिए फूड इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा सवाल जब एनी चंग ने पूछा था कि तुम अपने उस जहाँ पे तुम पहले रहते थे उनको छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए हो, तो जो ग्रुप ऑफ वुमेन था उन्होंने आंसर दिया था कि ये जगह हमें सर्वाइवल का एक मीडियम देती है। यहाँ पर हम अपने बच्चों को इतना खाना खिला देते हैं कि रात को उनका पेट दर्द नहीं करता या फिर पेट गुड़गुड़ नहीं करता, इसलिए यहाँ पे रहना ज्यादा सही हम मानते हैं एज कम्पेयर टू वहां रहने से जो जमीन हमें एक अन्न दाना तक नहीं देती, यानी जहाँ पर हमें कोई खाना तक नहीं मिलता, वहां के कंपैरिजन में यहाँ रहना तो इज वेरी मच बेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछती है, वेन एवर दे फाइंड फूड, जब भी वो फूड ढूंढते हैं, दे पिच देयर बिकमिंग पार्टनर इन, सॉरी, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। तो फिर ट्रांजिट का मीन्स बेसिकली परमानेंट नहीं, टेम्पररी हम बोल सकते हैं। टेम्पररी होम बन जाता है उधर, जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वो अपने टेंट वगैरह उधर ही गाड़ देते हैं, उधर ही रहने लग जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर ऑफ इन सर्वाइवल। और जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना, जब वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, नॉट एज मतलब कि बच्चे हैं, हाँ हाँ, वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो उनका पार्ट दे सके, उनकी सर्वाइवल में उनकी मदद कर सके। सीधा ही थोड़े से बड़े होकर ही बच्चे मतलब जैसे वो चलने फिरने लग जाते हैं वैसे काम पर लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट कि सीमापुरी में सर्वाइवल क्या है, तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब एक ही है जो कि है रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। और बेसिकली कुछ सालों के लिए ये एक तो बच्चों के मतलब बोलते जेनेटिक्स में आ गया कि कैसे रैक पिकिंग करनी है, और ये उनका फाइन आर्ट बन चुका है कचरा कलेक्ट करना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए जो गार्बेज है इज नॉट जस्ट अ गार्बेज, इट इज अ गोल्ड फॉर देम, बिकॉज उनसे उनको पैसा मिलता है। इट इज देयर डेली ब्रेड। उनके लिए एक डेली ब्रेड या फिर रोजी रोटी है, इधर इन्होंने रोजी रोटी को डेली ब्रेड बोला हुआ है। और रूफ ओवर इज देयर हेड। और यही चीज है जो उनके छत, उनके घर के ऊपर उनकी छत बनाए रखता है। इवन इफ इट इज अ लीकेज ऑफ रूफ, भले ही वो एक लीक करने वाली रूफ क्यों ना हो, रूफ तो है ही, बट फॉर चिल्ड्रन इट इज इवन मोर। बेसिकली अगर हम बोले तो फिर पेरेंट्स के लिए एक मीन ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत अलग ही मीनिंग रखता है, ठीक है। तो अब इधर एक आता है चीज कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये आता है हमारा
चैप्टर का टाइटल, या हमारे पास आ जाता है चैप्टर का टाइटल कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। ठीक है, कभी कभार मैं एक रुपया भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ये इधर इनको सुनने को मिलता है। इवन अ 10 रुपी नोट भी उनको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप, और जब वो कह रहा था उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब तुम एक सिल्वर कॉइन तुम गार्बेज में से ढूंढते हो तो तुम और ढूंढने लग जाते हो इस आशा को लेकर कि तुम और ढूंढ सको। तो स्क्राउचिंग यानी ढूंढना। ठीक है, फिर इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, यानी कि गार्बेज की मीनिंग डिफरेंट है। फॉर मीन फॉर व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स के जो गार्बेज कलेक्ट करना उनके पेरेंट्स के लिए एक डिफरेंट मीनिंग लेता है और चिल्ड्रंस के लिए एक डिफरेंट मीनिंग लेता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि गाजर कह रही हूँ मैं, गार्बेज को कलेक्ट करना चिल्ड्रंस के लिए इज लाइक वंडर, रैप इन वंडर, मतलब कि नई नई चीजें खोजना बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। लेकिन फॉर एल्डर्स, फॉर देयर पेरेंट्स, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो कि फॉर चिल्ड्रन इट इज अ रैप इन वंडर्स, बट फॉर दी एल्डर्स, और वी कैन से बट फॉर देयर पेरेंट्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, वन विंटर, अब यहाँ से दूसरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। और मतलब कि क्या होता है कि जो हमारे ये होते हैं ऑथर होते हैं, एक बार ना साहिब को देखते हैं कि ना वो नेबरहुड क्लब के एक फेंस्ड डोर के सामने खड़ा हुआ है और दो जवान आदमियों को खेलते हुए देख रहा है। और क्या खेल रहा, वो खेल रहे टेनिस, और उन्हें व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। आई लाइक द गेम, वो कहता मुझे गेम बहुत अच्छा लगा। ही हम्स, वो हम्स कर जाता है, कंटेंट टू वॉच इट। हम्स मीन्स एक्साइटेड, और वी कैन से एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट, और वी कैन से समथिंग एल्स लाइक एक, कैसे एक्सप्लेन करूं, इच्छा बेसिकली हम बोल सकते हैं कि और देखने की। ठीक है, ही कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के पीछे छुपते छुपते वो देख रहा होता है। फिर वो बताता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और मैं ना अंदर चले जा, वो बोलता है मैं ना अंदर चले जाता हूँ जब कोई मुझे देख नहीं रहा होता है। तो वो ये भी मानता है कि जो गेट कीपर होता है वो उसको अंदर जाने देता है जब कोई देख नहीं रहा होता है, और बोलता है थोड़ी देर झूल के बाहर आ जाना। साहिब टू वेयरिंग टेनिस शूज, वो देखती है कि जो साहिब है उसने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं, बट वो थोड़े अजीब से लग रहे थे उनके डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स के सामने। यानी कि शूज तो इतने वाइट थे, लेकिन उसके जो कपड़े थे जो उसने शॉर्ट्स और शर्ट पहनी थी उसके सामने वो थोड़े अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, जब वो देख रही होती है तो नोटिस करता है कि मेरे को देख रही है, तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहता है कि मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट तो ये है कि किसी अमीर बच्चे के, यानी किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के जो बच्चे हो, जो क्या बोल रही हूँ, मतलब किसी अमीर बच्चे के जो डिस्कार्डेड शूज थे वो थे ये। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला नहीं मेरे तो फट गए, मैं नहीं पहन सकता, और फिर दे दिया उसको। तभी उसमें ना एक होल भी देखने को मिलता है। सॉरी फॉर दिस गंदी लैंग्वेज। तो मैं कहना चाहती हूँ, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी में क्या होता है कि जो ऑथर होती है वो शूज देखती है, और देखती है तो फटे हुए, मतलब वो नोटिस करती है, तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे साहिब उनको कहता है कि ये तो मुझे किसी ने दिए हैं। तो बेसिकली वो समझ जाती है तो किसी अमीर बच्चे के अमीर बच्चे के डिसकार्डेड, यानी किसी फेंके हुए जूते हैं, मतलब उनको नहीं पहने थे, उसने रिफ्यूज कर लिया होगा क्योंकि उसमें एक होल था, इसलिए उसने मना कर दिया होगा मैं नहीं पहनूंगा। और उसकी मम्मी ने उसकी मेड को दे दिया, फिर किसी को दे दिए, नहीं बच्चों को दे दिए, और वहां तक इसके पास पहुंच गया, फिर डायरेक्टली इसी को दे दिया तो इसके पास पहुंच गए। ठीक है, फिर इसको बोलता है डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन जो होल था वो इस बच्चे को, साहेब को नहीं मिलता, उसके लिए तो भाई साहब उसके जूते मिल गए वो बहुत बड़ी बात है। फॉर वन हु वॉज वॉक बेयर फूड इवन शूज विद द होल इज ड्रीम कम ट्रू, तो वही चीज लिखा है कि उस बच्चे के लिए जो नंगे पाँव घूमता है उसको शूज मिल जाना इज लाइक कि उसका सपना सच हो जाना। बट फिर से द गेम ही वाज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, और जो गेम वो देख रहा था वो उसकी रीच के बाहर था, यानी वो कभी भी इसको समझ नहीं सकता इस गेम को। ठीक है, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस मॉर्निंग हमें देखने को मिल जाता है कि जो साहिब है वो
मतलब अगले मॉर्निंग या फिर बोलते हैं कुछ किसी मॉर्निंग में जब एनिस जंग उनको देखती है तो वो नोटिस करते हैं कि जो साहिब है वो मिल्क बूथ के बाहर खड़ा हुआ है, यानी कि दूध की दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन वो इस बार किसी उसके पास कोई बैग वैग नहीं है, इस बार उसके हाथ में कोई स्टील का कैंस्टर है। और फिर वो बोलता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो फिर ना वो जो चुप उसको देखते तो बोलता है अब मैं ना काम करने लग गया हूँ, और मैं ना उधर उस वाली दुकान पे अपनी उंगली से इशारा करते हुए बताते कि उस वाली दुकान में काम करता हूँ, मुझे ना 800 रुपये मिलते हैं, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और हर रोज का खाना मिलता है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा, वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद है। तो कहता है, तो जैसे वो ये पूछती है ना तो उसके जो चेहरा होता है ना वो एकदम छोटा सा चेहरा बन जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सैड सा बन जाता है। उसके चेहरे पे जो एक था ना केयर फ्री लुक, वो गुम चुका होता है। द स्टील कैंस्टर्स heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. So guys, तो this is the important line, इसको अंडरलाइन कर ही लो। क्या कि the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो उसके शोल्डर से भी हल्का उसका, सॉरी, उस कैंस्टर जो था, स्टील का कैंस्टर, उसको बहुत ज्यादा भारी लग रहा था एज कम्पेयर टू जो प्लास्टिक का बैग वो कैरी करता था। इसका मतलब है कि उसको अपना वो वाला काम ज्यादा अच्छा लगता था एज कम्पेयर टू ये वाला काम, बिकॉज ये वाला काम वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये वाला काम वो किसी के अंडर रहते हुए कर रहा है, लेकिन वो वाला काम जो व्यक्तिगत का काम था वो खुद के लिए, अपने मजे के लिए करता था, वो खुद का मास्टर था। लेकिन अब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम जल्दी जल्दी इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इसमें पढ़ा था बेसिकली कि ये टाइटल था समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। तो बेसिकली ये स्टोरी थी एक लड़के की जिसका नाम साहिब था, जिसका पूरा नाम साहिब आलम था, जिसके नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो स्टोरी है ये होती है एनिस जंग के साथ। जब वो उस लड़के को मिलती है, जब उस लड़के को मिलती है तो उससे पूछते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा, तो वो और भी चीजें उसके बारे में जान ली होती है, जैसे कि वो पहले ना इधर नहीं रहता था, पहले वो रहता था ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में, लेकिन वो उधर छोड़ के आ गया था। तो उधर बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आते थे रहते थे जो उनकी फसल को और उनके घर को बार बार उजाड़ के रख देते थे। तो इसीलिए वहां से बचकर और अपनी नई सर्वाइवल की खोज में वो इधर आए, और यहाँ पर वो ये काम करने लगे। क्या काम? रैग पिकिंग का। तो वो बोलते तुम ये काम क्यों करते? तो वो बोलते मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो वो कहते तुम स्कूल जाओ। तो वो कहते मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर खुलेगा तो मैं चले जाऊंगा। तो वो बोलती है कि तो वो बोलती है अगर मैं खोलूंगी तो तुम जाओगे? तो कहता है हाँ मैं जाऊंगा। और जब वो कहता है तो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान छिड़ जाती है और खिल जाती है। और जो ऑथर होती है उसको समझ में आ चुका होता है कि उसने कितनी बेवकूफी वाली बात कह दी उससे, कि जो कभी सच्ची नहीं हो सकती। तो फिर कुछ दिनों बाद वो साहिब उसके पास आता है दौड़ते हुए ऑथर के पास, और कहता है कि तुम्हारा स्कूल बन गया? तो कहता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो कहते हैं उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो खुद को बहुत ज्यादा शर्म महसूस करती है, उसको शर्म महसूस होती है क्योंकि उसने एक फेक प्रॉमिस दिया था उसको। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस उसके पास आ चुके हैं, उसके एम्प्टी वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस उसको मिल चुके हैं, बट तभी भी जब एनिस जंग को उसके नाम का मतलब पता चलता है तो बहुत ज्यादा थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो जब मतलब उस बच्चे को बताती है कि तुम्हारे नाम का ये मतलब है, तो वो भी बहुत ज्यादा सोच में डूब जाता है। ऐसा बच्चा जो रोज सुबह उठता है, सीधा रैग पिकिंग करने चले जाता है, शाम को वापस आ जाता है, जैसे कि एक मॉर्निंग बर्ड होती है उसकी तरह, तो उसका नाम इतना बड़ा होगा ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब वो उनसे पूछती है, उनके ग्रुप से पूछती है तो कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, उन ग्रुप में से किसी एक बच्चे को पूछते तो बोलते कि मेरी मम्मी जो है शेल्फ में से नहीं निकालती इसलिए मैं नहीं पहनता। तो वो दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी निकाल भी देना तब भी मैं नहीं पहनूंगा। और जो ये बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी निकाल भी दे तभी भी मैं पहनूंगा, तो उसने जूते पहने हुए होते हैं, हालांकि वो जूते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब ये ऑथर उनको बता दिया तुमने ना दो अलग अलग जूते पहने हैं, तो वो जल्दी से अपने पैर शफल करता है, यानी एक के पीछे एक छुपा देता है। और उसने अपने पूरे मतलब जो एनी जम थे उसको तो वो दुनिया घूमना उसका काम था, तो दुनिया घूमते हुए उसने बहुत सारे ऐसे लोग देखे थे जो कि नंगे पाँव चलते थे। जब उनसे पूछता था तो तुम नंगे पाँव क्यों चलते हो, तो वो कहते थे हमारा ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि हम चप्पल लेना या फिर जूते लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें नंगे पैर चलना अच्छा लगता है, कि हमारे पार्ट है ट्रेडिशन का। ये जो ट्रेडिशन है बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन बन जाता है कभी ना खत्म होने वाली पॉवर्टी के लिए। तो जब वो बोलते तो ना उसको एक स्टोरी याद आ जाती है जो उद्दीपी के एक आदमी ने उसको सुनाई थी। उद्दीपी का आदमी उसको ये स्टोरी सुनाता है कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मैंने देखा था कि जो एक एक टेम्पल था उसके जो पुजारी थे उनके बेटे ने भगवान माता रानी से ये विश मांगी थी कि मेरे को एक ना जूतों का पेयर दे दो। ठीक है, तो ये जब उसको जूतों का पेयर दे दो, कुछ साल बाद ये पेयर प्रेयर हुआ तो कुछ
30 साल बाद जब दीपिका मैन अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि जो प्रीस्ट है वो अब नए पुजारी उधर आ चुके हैं। वो वाला प्रीस्ट नहीं है, दूसरा पुजारी आ चुका है, नया पुजारी आ चुका है। उसका बच्चा जो है और बाकी सारे जो प्रीस्ट हैं उनके भी बच्चे जो है स्कूल जाने लगे हैं। वो जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ग्रे यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर आते हैं, रिलैक्स करते हैं और उनको शूज पहनने का एडवांटेज मिल रहा है। और जैसे वो सब ये देख रहा होता है उसको उस बच्चे की जो विश थी वो याद आ जाती है, जो माता रानी ने अब पूरी कर ली है, ना कि सिर्फ उसके लिए, हर प्रीस्ट के बच्चे के लिए। लेकिन ये जो विश है हर प्रीस्ट के बच्चे के लिए हुई है। उसकी उम्र जितने और भी बच्चे हैं, जबकि वो प्रीस्ट के बच्चे नहीं है, वो और बच्चे जो उन्हीं के नेबरहुड में रैक पिकिंग का काम करते हैं, रैक पिकर का काम करते हैं, और वो उनके पास कोई शू नहीं है पहनने के लिए। और जो एनी जंग थी, उनकी जो जान पहचान थी, वो उनको सीमापुरी तक ले गई, दिल्ली के पेरीफेरी तक, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है। वहां पे 10,000 से भी ज्यादा रेप्लिकास रहते हैं, इतनी गंदगी में भी। गंदगी यानी कि मड वगैरह है, पानी लीक करता रहता है, रूफ से पानी टपकता रहता है। तभी भी जब उनसे पूछ, उनके पास कोई भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उनके पास खाली राशन आईडी कार्ड है। जब उनसे पूछा गया तुम्हारे पास, मतलब जो कि उनका नाम वोटर लिस्ट में डालता है, जब उनसे पूछा गया तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो बताते हैं, वुमेन्स बताती हैं कि वो कौन वुमेन्स बताते हैं। वुमेन का ग्रुप से पूछते हैं, उनके वुमेन का जो ग्रुप होता है, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई होती है, उनसे वो पूछती है और वो उनको बताती है सब कि भाई आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है कि जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, और जिंदा हमें कौन बताते हैं कि राशन आईडी कार्ड रहना, क्योंकि इससे हमें फूड मिलता है, तो इसलिए वो उसका एक्सप्लेनेशन देती है। फिर दूसरा वो पूछती है अनीशा कि तुमने उस अच्छी जगह को छोड़ के इधर क्यों आ गए, तो वो बोलते हैं कि वो जगह हमें एक फूटी कौड़ी यानी कि एक अनाज तक नहीं देती थी, हमें कुछ खाने को नहीं देती थी। वहां से रहने से अच्छा है हम इधर आ जाए कि एटलीस्ट यहाँ पर हम अपने बच्चों को इतना खाना तो खिला देते कि रात को उनका पेट दर्द नहीं करता। तो उनकी साड़ी, जो ग्रुप ऑफ वुमेन्स जिनकी साड़ी थोड़ी फटी हुई होती है, तो जहाँ पे भी उनको खाना मिलता तो वहीं पे अपने टेंट वगैरह लगा करके अपना घर उधर ही बना देते थे। सीमापुरी में जो सर्वाइवल का एक मीडियम था वो था रैक पिकिंग, और उनके लिए ये गोल्ड से कम नहीं था, गार्बेज उठाना गोल्ड से कम नहीं था। अब जो बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग का है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। जैसे कि चिल्ड्रंस के लिए ये एक रैप इन विंडर्स है, और वहीं एल्डर्स के लिए मीन ऑफ सर्वाइवल है। एक बार विंटर मॉर्निंग में जो साहिब होता है वो मिलता है एनी जंग को। एनी जंग को मिलता है साहिब, और वो ना बाहर फेंसेस के बाहर ना दो मतलब ग्राउंड में फेंसेस के बाहर छुपते छुपाते दो लड़कों को, दो बड़े लड़कों को, यंग लड़कों को गेम खेलते हुए देखता है। कौन सा गेम? टेनिस। टेनिस खेलते हुए देखता है। वो बोलता है मुझे गेम बहुत अच्छा लगा, मुझे भी खेलना है, लेकिन उसकी रीच में नहीं है गेम, उसके आउट ऑफ रीच है गेम से। हालांकि जो हमारा ये बच्चा होता है साहिब, उसने भी टेनिस शूज पहने हुए होते हैं, लेकिन वो उसके शर्ट के साथ और उसके शॉर्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे होते, बहुत अजीब लग रहे होते हैं। और ये बात एनिस जंग को जब वो देख रही होती है उसके शूज को, तो एक्सप्लेनेशन में साहिब उसको बोलता है कि ये जो शूज है ना, ये मुझे ना दिए थे। किसने दिए थे? किसी ने दिए थे। अब देखते ही एनिस जंग समझ जाती है कि जो जूते हैं ना, ये किसी बड़ी घर के बच्चे के हैं, यानी कि किसी अमीर बच्चे के हैं, जिसने शूज शूज फेंक दिए होंगे, डिस्कार्डेड शूज होंगे ये उसके, क्योंकि इसमें एक होल है। और ये होल होना साहिब के लिए कोई बड़ी बात नहीं दर्शाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कभी शूज नहीं पहनता, उसके लिए फटे हुए शूज भी मिलना इस लाइक कि उसका सपना सच हो जाना है। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ मॉर्निंग मतलब कि अगले दिन या फिर परसों दिन, जब भी उसको मिली होगी, वो मॉर्निंग में उसको दिखता है साहिब, लेकिन इस बार वो उसको ना दूध की दुकान के बाहर दिखता है। और वो दूध की दुकान के बाहर उसके हाथ में एक कंस्टर होता है स्टील का। वो देखते हुए वो बोलता है ना, मैंने इस ना चाय की दुकान पे, चाय की टपरी पे काम करने लगा हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना मिलता है रोज का। तो बोलते तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुश हो? तो बोलते कि नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। वो कहता नहीं, मैं मतलब वो कहता नहीं है मैं खुश नहीं हूँ, उसके चेहरे से दिख जाता है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो वो स्टील का कंस्टर है वो ज्यादा ही भारी लग जाता है एज कम्पेयर टू जो उसका बैग था रैक पिकिंग वाला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रैक पिकिंग करता था तो खुद का ही मालिक था, खुद के लिए काम करता था, खुद के लिए पैसा कमाता था। लेकिन अब जो वो काम कर रहा है, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरे के लिए पैसा कमा रहा है, वो खुद का मर्जी का मालिक नहीं रह गया है, तो इसीलिए उसको ये काम अच्छा नहीं लगता है। तो पहला पार्ट हमें कंप्लीट हो चुका है और हमें बहुत मज़ा भी आया है इसको कंप्लीट करने में। तो लेट्स डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि साहिब थिंक एज यू रेड। सबसे पहला है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। तो किसके लिए ढूंढता है वो? सिल्वर कॉइन्स को ढूंढता है, या फिर हम गोल्ड कह सकते हैं। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वो अब तो सीमापुरी में रहता है, कहाँ से आया था? ढाका के ग्रीनफील्ड से आया था। What explanation does the author offer to the children not wearing footwear? तो उसने क्यों एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन दी
डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, कि चिल्ड्रंस ने क्या दिया था कि वो लोग शूज इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनकी मम्मी शेल्फ से नहीं निकालती, और दूसरा था कि उनके पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। तीसरा क्वेश्चन कि इस साहिब हैप्पी एट वर्किंग टी स्टॉल, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया है। इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसको हम करेंगे जल्दी जल्दी। मैं उसको भी जल्दी जल्दी किया था, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा समझ देते हैं पूरा अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है यहाँ पे मुकेश। मुकेश की कहानी है। मुकेश इस बच्चे का नाम है। गलत हाईलाइटर ले लिया, चलो कोई नहीं। मुकेश इस बच्चे का नाम है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, सॉरी ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ये भी एक बच्चे जो खुद का ही मालिक है। चलो, तो ये बच्चे जो है खुद का मालिक है। आई विल बी अ, जब इसको बोलते हैं तो बोलते हैं आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उसने पूरी जगह पे अनाउंस कर दिया, मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ऑथर पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है? तो कहते हैं, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा तो क्या हुआ। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने स्ट्रेट एकदम ऑथर की आईज में देखते हुए कहा, हिज ड्रीम लुक लाइक अ मिराज amidst the dirt streets that fill his town Firozabad, famous for his bangles. तो मिराज मीन्स एक इल्यूजन, इट इज इल्यूजन की तरह लग रहा था बच्चे के लिए। ऐसा बच्चा जो एक ऐसी जगह पे रहता है फिरोजाबाद की, जो कि ऐसी स्ट्रीट पे रहता है जो कि पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई है, जहाँ पे बच्चों को बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि हर फैमिली जो थी वहां पे बैंगल्स बनाने में लग जाती थी है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ पे क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन बीत चुके हैं, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो ना फर्नेसेस के अंदर काम करते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, ये बना चूड़ियां बनाने के लिए वुमेन्स के लिए, और उनको ऑल इन वुमेन्स इन लैंडेड सीम्स। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और किसी को भी ये नहीं पता था ये काम इलीगल है कि मुकेश जितने छोटे बच्चों को एक ऐसी जगह काम करवाना जहाँ का एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, दूसरी बात अंधेरा ही अंधेरा है, तीसरी बात की कंजेस्टेड एरिया है, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. यानी कि अगर ये रूल अप्लाइड हो जाए तो 20,000 बच्चे से भी ज्यादा लोग बच्चे बच सकते हैं, और वो उन फर्नेसेस से अपना जो दिन का समय है वो बचा सकते हैं। दिन का समय यानी कि उनको अपनी दिन की सुबह देखने को नहीं मिलती इतनी अंधेरी जगह पे काम करते हुए, often losing the brightness of their eyes। और इसी कारणवश वो अपनी, बहुत सारे बच्चे अपनी जो आंखों की रोशनी होती है वो खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज हिज वॉलेंटियर टू टेक मी होम, और उसकी जो आंखें थी वो ऐसे दिखा रही थी कि वो ना उनको ना घर ले जाना चाहता है। तो वो घर ले जाता है, जिसको प्राउडली कह रहा होता है कि मेरा घर है ना वो रीबिल्ड हो रहा है, दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन, वो चलते हैं, वो उनके घर की तरफ चलते हैं, मुकेश के घर की तरफ चलते हैं, दोनों चल रहे होते हैं। वी वॉक डाउन ड्रिंकिंग लेक्स चोक्ड विद गार्बेज, जहाँ की जो लेक्स होती है ना वो ना गार्बेज के द्वारा चोक्ड हो गई होती है, गार्बेज की वजह से चोक्ड हो गई होती है। ठीक है, अरे हाँ, गार्बेज की वजह से वहां की जो जगह होती है ना चोक्ड हो गई होती है। कहाँ पे लिखा है? कास्ट होम दैट रिमेन्स होल्स with climbing walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and human animal coexisting in the primitive state। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी द डिंजी का मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ पे आते हैं, जब वो नीचे चल रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां की जो लेन्स होती है ना, स्ट्रिंकिंग लेन जहाँ से सारा मतलब नालियों का पानी जाता है, वो जगह ना गार्बेज की जगह वजह से चोक्ड हो चुकी थी, सब कुछ मडी मडी हो चुका था और बहुत ज्यादा गंदी जगह लग रही थी। डोर्स भी जो थे ना वो आधे खुले आधे बंद थे, कोई भी विंडो नहीं थी उधर की जगह पे, फैमिलीज उधर रहती थी, इवन एनिमल्स भी उधर बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड वे में रह रहे थे, दोनों साथ में ही रह रहे थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो उनमें से किसी एक हाउस, उन्हीं में से दिखने वाले किसी हाउस के सामने मुकेश रुका और आयरन डोर को बैंग करने लगा अपने पैर से, एंड पुश इट ओपन, और उसको पुश किया ताकि वो ओपन हो जाए, और वो ओपन हो भी गया और वो अंदर गए। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक
इन वन पार्ट ऑफ इट, और एक पार्ट, उस घर के एक पार्ट के अंदर वो एंटर कर गए। दैट दैट टेस्ट, कहाँ पे था, हाँ, दैट टेस्ट मीन्स, कहाँ गया ये रहा, दैट टेस्ट मीन्स नॉट अरेंज्ड, दैट टेस्ट मीन्स नॉट अरेंज्ड with dead grass. It is firewood stove over which sets a large vessel of seasoned spinach leaves. ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली जो डेड ग्रासेस होते हैं उनसे पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में था, और जो फायरवुड मतलब सब कुछ एक साथ रखा हुआ था, फायरवुड स्टोव वगैरह वगैरह, जो स्पिनच की लीव्स होती हैं, सब कुछ उधर रखी हुई थी नीचे ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स पे रखी हुई थी सारी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर पे कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक औरत जो थी पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। वो कौन थी? शी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की धर्म पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और ज्यादा बड़ी नहीं होगी। शी वॉज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उसको क्या कमांड मिलती थी? उसको एज अ कमांड मिलती थी डॉटर इन लॉ की हाउस में। ठीक है, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू की, ठीक है, घर की बहू की, घर की लक्ष्मी की, उसको दर्जा दिया गया था ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस, और तीन घर के तीन जो होते ना मैन, उस घर में उनकी इंचार्ज थी, वो इंचार्ज भी था, उनको खाना देना, सब कुछ देना, सब कुछ प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, कौन थे वो तीन लोग? एक तो मुकेश था, एक उसका बड़ा भाई था, और एक उसके पापा थे। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face। तो बेसिकली क्या हुआ, जब उसके ससुर आए, ससुर बोलते हैं ना, तो जब उनके ससुर आए किसके, उस लड़की के, तो जल्दी से अपना पल्लू जो है अपने मुंह के आगे चलती कर देती है और खुद पीछे चली जाती है। ठीक है, तो ये कस्टम डिमांड होती है इंडिया के लोकल एरियाज की, कि जब भी कोई बड़ा मेल एल्डर आए तो उनके सामने अपना वेल या फिर अपना पल्लू आगे कर लेना चाहिए बहू को। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में हमारे पास जो हमारा एल्डर है वो एक वेल प्रोफेशनल है बैंगल मेकर का। ठीक है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, यानी उसने दो काम करे हैं, पहला एज अ टेलर काम किया है उसके पापा ने, और दूसरा एज अ बैंगल मेकर काम किया है। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, और उसके बावजूद वो हाउस को रेनोवेट करने में असक्षम रहा। उसने किसमें हाउस को रेनोवेट करवाने में असक्षम रहा, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में असक्षम रहा। बस वो एक चीज कर सका कि उसको जो आर्ट आता है वो बच्चों को सिखा सके। कौन सा आर्ट? आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग का, आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग का सबको, उसके बच्चों को सिखा सके। तभी वो कहती है, उसकी ग्रैंड मदर जो होती है मुकेश की, वो कहती है इट इज अ कर्मा, ये हमारे कर्म है, हमारी डेस्टिनी है। Who has wished her own husband go blind, the dust of polishing the glass of bangles, जिस औरत ने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा है उन्हीं फर्नेसेस में काम करते हुए। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज बॉर्न इन, तो अपनी बातें सुनाने लग जाती है कि वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई है जहाँ पे खाली बैंगल मेकिंग होती है और कुछ नहीं होता, और साथ ही साथ वो बताने लग जाती है कि उनके पास कुछ नहीं है, खाली एक चीज है जो कि है बैंगल्स, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, हाउस में देख लो, यार्ड में ले लो, या फिर एवरी उस हाउस में देख लो, सिर्फ उनके पास है जो कि है सिर्फ बैंगल 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 और कुछ नहीं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद खाली बैंगल से भरी पड़ी है। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड पैडी, मतलब अब स्पाइरल ऑफ बैंगल्स यानी कि कौन से कलर के? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न फ्रॉम द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर कलर में तुम्हें बैंगल मिल जाएगी फिरोजाबाद में या फिर कहीं पे भी, वहीं से तो बन के आती है। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स एंड द शैंटी टाउन्स, मतलब वहां से पुश्ड होकर के, मतलब ट्रांसपोर्टेड होकर के बाहर के देशों में जाती है, बाहर के देशों में, बाहर की सिटीज में आती है। एंड इन डार्क यूथ next to lines of flames and flickers oil lamps sit boys and girls with their father and mother, सब लोग उधर आके बैठते हैं, बिल्डिंग पीसेस ऑफ, मतलब सब लोग, घर का बच्चा हो, घर के बड़े हो, सब लोग मिलके काम करते हैं कि देयर आईज आर मोर एडजस्टेड इन डार्क एंड डार्कर देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी आंखें ऐसी बन गई है कि मान लो अब वो रात का ही
उजाला देख पाती हैं, सुबह पे उनकी आंखें खुलती ही नहीं है। जैसे होता है ना बहुत देर से ऐसी आंख बंद कर बैठे हुए अंधेरे कमरे में बैठे हुए तो एकदम उजाले मिलते हैं तो अपनी आंखें एकदम खुल नहीं पाती, तो वैसे उनकी आंखें हो जाती है एकदम इतने उजाले को देखकर खुल नहीं पाती। ठीक है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इसी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपनी आई साइट भी खो बैठते हैं बड़े होने से पहले। ठीक है। तो गाइस मैं ले रही हूँ छोटा सा वाटर ब्रेक, आती हूँ मैं अभी 2 मिनट में। ओके तो यहाँ पे हमारा इंटरवल हुआ थोड़ा सा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसी वजह से इसी डार्कर रूम में काम करने के चक्कर में जो बच्चे होते हैं वो अपनी बड़े होकर के आईसाइट खो बैठते हैं। जो मुकेश के ग्रैंड मदर थे उन्होंने खुद अपने पति को अपनी आईसाइट खोते हुए देखा है। ठीक है। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, यानी कि सविता एक जवान लड़की या फिर कैसे कहें एक छोटी बच्ची, जो भी कहा चाहो मतलब एडोलेसेंट की उम्र में, यंग है, छोटी है, वो एक पिंक ड्रेस में आती है उधर। और जो वो वुमेन थी जो दादी थी उनके बगल में आके बैठ जाती है सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वहां वो भी वही ग्लास वाला काम करना शुरू कर देती है। और उसके हाथ इतने परफेक्टली चल रहे होते हैं कि मान लो कि किसी मशीन मशीन है वो लड़की, मतलब मान लो इतनी अच्छी तरह से उसके हाथ चल रहे होते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द स्कैंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैड मेक। और वो कहती है कि उसको सब कुछ, वो सोचती है कि उसको ना कुछ पता है वो बैंगल से रिलेटेड। इट और फिर वो बोलती है कि ये होती हैं ये ना इंडियन वुमेन्स को एक सिंबलाइज करती है एज अ सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ठीक है। तो ये चीज होती है, बैंगल्स इस चीज को दर्शाता है। इट विल ड्रॉन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। और वही सब चीजों को दर्शाता है कि एक दिन उसका जो सर होगा वही एक लाल पल्लू के नीचे झुका हुआ, मतलब लाल पल्लू उसके सर के आगे आया हुआ होगा, डाइड विद रेड, विद उसके हाथ में भी लाल लाल रंग की चूड़ियां होंगी, और उसके हाथों में उसके कलाइयों में हाथ लाल लाल रंग की चूड़ियां होंगी। और वो भी एज अ ब्राइड बनेगी, जो कि वो वही ब्राइड जो कि वो ओल्ड वुमेन बहुत साल पहले बन चुकी है, और उसने इतना सब कुछ फेस फेस अपनी लाइफ में कर लिया है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर wrist। और अभी भी, यानी कि उस औरत के अभी भी उसके कलाइयों में वो चूड़ियां हैं। अब जब बातों में वो ना, वो जो ओल्ड वुमन कहती है कि उसको इतने साल हो गए उसने कभी भी अपनी लाइफ में एक फुल मील नहीं खाया। फुल मील इन द सेंस कभी चावल रोटी दाल, मतलब पूरा पूरा पेट भर खाना नहीं खाया उसने अपनी लाइफ में। ठीक है। एक वक्त सर शेर भर खाना भी नहीं खाया, कहती है वो। शी सेज इन वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। That's what she was reaped. Her husband, an old man with flowing beard, says, यानी कि उसका जो पति था, उसके दादाजी थे, कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन जस्ट मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे, मुकेश की ग्रैंडफादर, जिनकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, वो बस इतना ही कह पाए कि मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। एक काम जो मैं कर पाया अपनी फैमिली के लिए वो ये था कि मैंने इस घर को बनवाया। Hearing him, one wonder if he has achieved that many have failed in their lifetime। और उनकी ये बात सुनना तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि इतने सारे लोग अपनी लाइफ में करना भूल गए हैं। ठीक है, ऐसा काम कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो ये सब जब वो सुन रहे थे, हाउ मैनी हैव फेल्ड इन लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी वन ऑफ बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मतलब कि वो खाली यही काम कर पाए कि वो एक बिजनेस अपना खड़ा कर पाए ऑन मेकिंग बैंगल्स। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, बस वो तभी यही काम कर पाए। द यंग मैन इको द लेटमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toils have killed all initiative and ability to dream. Why not organize yourself into cooperatives? तो पूछते कि क्यों तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्या ऐसी चीज है कि तुम कोऑपरेटिव में खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। तो कहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो हमें ही ये लोग जो मिडिल मैन होते हैं हमें ही या तो मारेंगे या तो हमें जेल में भेज देंगे।
और हम नहीं चाहते कि हम ये एक अर्निंग है अपनी फैमिली के लिए, और अगर हम ही चले जाए तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं ना बीच में, ये लोग इनको फंसा देते हैं, टैप्ड कर देते हैं, ठीक है ना। हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग इनटू द जेल। वही चीज बताते हैं कि समथिंग, जैसे कि हम कोई समथिंग इलीगल कर रहे हो। देयर इज नो एल्डर अमंग देम, हमारे बीच कोई बड़ा आदमी नहीं है। नो वन who could help them see things differently. Their father are as tired as they are. और उनके जो पापा होते हैं जब काम से आते हैं वो उतने ही थके हुए होते हैं जितने वो थके हुए होते हैं। They talk endlessly in spiral at that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct world. और जब ये बात सुन रही थी तो उसको दो डिफरेंट वर्ल्ड दिखे। सबसे पहला तो वो पोवर्टी से भरा हुआ वर्ल्ड जिसमें वो लोग काम कर रहे थे, और दूसरा इन मतलबी लोगों का वर्ल्ड जो कि साहूकार है, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, जो कि इन सारी चीजों से भरे हुए हैं। कीपर ऑफ लॉ, द ब्रोक्रेट्स जिनको बोलते हैं पॉलिटिशियन विद टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड। ऐसे बच्चे पे थोप देना है सारा काम, जिनका भी स्कूल जाने के दिन पे ये सारी चीजें थोप देना। बिफोर ही इज अनअवेयर ही एक्सेप्ट इज नेचुरली एज हिज फादर। सबसे जब ये साथ ये जब अनअवेयर थे सब चीज के बारे में तो वो नेचुरल समझ रहे थे, जैसे उसके पापा समझ रहे थे। मतलब जैसे कि उनके पापा समझता है कि सब नेचुरल है, चलता ही रहता है उन जैसों के लिए, तो वही चीज वहां के लोग समझते जा रहे थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ भी अलग चीज करना वाज दैट कि इलीगल, कुछ भी और चीज नहीं कर सकते, खाली ये काम को तो बैंगल बनाओ बस। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज एल्स who means and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. यानी कि कोई भी उस काम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। ये बात जब ऑथर सुनती है तो उसको मुकेश की बात याद आती है कि जिसको एक मोटर मैकेनिक बनना है वो फिर से रिपीट करता है, वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो कहते तुम जाओ, जरूर जाओ, बट तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा जो गैरेज है जहाँ पे तुम्हें मोटर मैकेनिक के रूप में काम करना है वो तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दूर है। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं चल के चले जाऊंगा। तो फिर जब वो पूछती है कि तुम्हारा ये सपना भी है कि तुम प्लेन चलाओगे, तो कहता है कि नहीं, मेरा ये सपना तो नहीं है। बड़बड़ाता है, लो वॉइस में बोलता है, और थोड़ा एम्बेरेस, थोड़ा शर्म उसको लगती है बोलने में, ठीक है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसको खाली शर्म लगी होती है, जो कि अभी फिलहाल रिग्रेट में तो नहीं बदली होती है। He is content to dream cars and he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over the Firozabad. तो कहते हैं कि जो उसको मोटर मैकेनिक शायद इसलिए बना क्योंकि उसके स्ट्रीट के बाहर हजारों लाखों चलती है कार, लेकिन जो एरोप्लेन होते हैं वो खाली कुछ ही ऊपर से फ्लाई करते हैं, तो शायद इसलिए। तो हमारा सेकंड पार्ट भी विद इन 1 आवर कंप्लीट हो गया है। हमारा 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। चलो अच्छी तरह से हमने डिटेल्ड वाइज में हमने चैप्टर समझ लिया है। तो जल्दी जल्दी मैं समरी दे देती हूँ इस सेकंड पार्ट की भी। तो सेकंड पार्ट की समरी ये है कि ये स्टोरी जो है हमारी मुकेश नाम के एक लड़के की है, जो कि क्या बनना चाहता है, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेयरिंग काम है उसके जैसे बच्चों के लिए जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद के बच्चों को खाली एक काम में इन्वॉल्व करा जाता है, वो की है बैंगल आर्ट, बैंगल मेकिंग। उसके अलावा किसी में भी वहां के बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। और क्या है, ये बेसिकली उसके ड्रीम जो है मिराज की तरह है, उसका ड्रीम एक इल्यूजन की तरह है। और वो ये क्या बताती है, वो बताती है कि क्या बताती है, जो स्टोरी है वो एनी जंग ये बताती हैं कि जो मुकेश की फैमिली है वो एक ऐसी फैमिली है जो जिसने पुश्तो जनरेशन टू जनरेशन वहां पे बैंगल का काम करा हुआ है, और अब वो उसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहते। तो मुकेश कहता है चल मेरे घर चलो, तो एनी जंग भी उसके घर चली जाती है। वहां पे ऐसी जगह पे उसका घर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरा हुआ होता है, और वहां पे एनिमल्स और जो लोग होते हैं वो एक साथ ही होते हैं, ठीक है, एक साथ ही रहते हैं। वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से डोर्स एकदम होते ना, कोई भी विंडो भी नहीं होती उनके घर में। तो ऐसे ही घर के आगे वो रुकता है, पैर से उधर दरवाजा खटखटाता है और खुल जाता है। वहां पे उसको एक औरत दिखती है जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। वो जब उसके ससुर आते हैं, यानी कि जब मुकेश के पापा आते हैं, तो अपने लाल पल्लू को आगे खींच लेती है और वो बता दे कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया, सिवाय उनको एक ना मैं अपने घर बना पाया, घर को रेनोवेट कर पाया। उसके पापा बोलते हैं मुकेश के, ना मैं अपने बच्चों को स्कूल पे भेज पाया, खाली मैं एक काम कर पाया जो कि था बच्चों को बैंगल आर्ट सिखाना। तो फिर तभी बीच में उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि ये तो कर्मा है, जो चीज करोगे वही घूम के वापस आएगी। मतलब ये कर्मा चल रहा है, यानी कि उसके जो पति थे उसने अपने बच्चों को जो दिया था वो उसके बच्चों को दे रहे हैं, वो लौट के उसको आ रहा है। ग्रैंड मदर ये भी कहती है कि उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में फुल मील नहीं खाया है,
और तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है। लड़की को देखते वो कहते हैं कि वो लड़की, उसके हाथ उतने इतने तेज चल रहे होते हैं जैसे कि मालूम वो भी बैंगल का काम करते हैं, तो उसके हाथ इतने तेज चल रहे होते हैं जैसे कोई मशीन के चलते हैं। और ये सब करते हुए वो सोचती है कि कभी वो लड़की जो कि इस ऐसे बैंगल्स को बेच रही है जो कि सुहाग का एक होता है, मतलब ऑस्पिशियस ऑफ मैरिज को इंडिकेट करता है वो बैंगल्स, उनको बेच रही है। कभी उसके हाथों में भी वो लगेंगे, वो चूड़ियां बंधेंगी, वो भी लाल साड़ी बैठे हुए अपने एल्डर्स के सामने लाल पल्लू के पीछे खड़ी होगी, जैसे वो औरत थी। औरत कौन? ग्रैंड मदर उसकी, मुकेश की। और जो कि ये चीज उसकी ग्रैंड मदर बहुत साल पहले ही एक्सपीरियंस कर चुकी है। उन्होंने और क्या एक्सपीरियंस किया? उन्होंने अपने खुद के पति को मतलब अपने पति को अंधा होते हुए देखा है उन फर्नेसेस में काम करते हुए, काम करने के चक्कर में। और उनको ये भी नहीं पता ये काम इलीगल है, उनको ये भी नहीं पता ये काम इलीगल है। और अगर कोई रूल लग भी जाए तो 20,000 से भी ज्यादा बच्चे बच सकते हैं उधर काम करने से, ये भी बात जानी हमने। ठीक है। और जब उनसे पूछा गया कि उनके ग्रैंडफादर से पूछा गया तो वो कहता है कि भाई मैंने तो अपने फैमिली के लिए क्या करा, मैंने अपने फैमिली के लिए घर बनवा के दे दिया, वही बात है। और जब वो ऐसे वे में बोल रहे थे, वो बताना चाह रहे थे शायद उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया है अपनी फैमिली के लिए जो कि इतने सारे लोग नहीं कर पाए, इतने सारे लोग नहीं कर पाए। तो वही चीज है, उन्होंने तो सब कुछ कर काम कर लिया अपनी फैमिली के लिए जो और लोग नहीं कर पाए उस शहर में, ऐसा उनको लग रहा था उनसे बात करते हुए। जब वो ऐसा जिस वे में वो बोल रहे थे ऐसा उनको लग रहा था। जब उनसे पूछा कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं फॉर्म करते, तो कहते अगर नहीं नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मिडिल मैन होंगे, पुलिस मैन होंगे, या तो हमें मारेंगे या तो हमें जेल में भेज देंगे, फिर हमारी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये सब है, उनके बीच में कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, और बीच में ये पॉलिटिशियंस वगैरह उनके फायदे उठाते हैं। तो इधर ऑथर दो वर्ल्ड देखती है, एक तो इन पुअर लोगों का, दूसरा इन मतलबी लोगों का जो कि पुलिसमैन है, मिडिल मैन है और पॉलिटिशियंस है, इन सबका वर्ल्ड देखती है। और जब ये सारी चीजें में बातों बातों में जो उसके पापा होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, जो भी होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई और सपना इज लाइक दैट कि कुछ खिलाफ कर देना, कुछ इलीगल काम कर देना, कुछ डेयरिंग काम करना। और वही सपना था मुकेश का, बनना मोटर मैकेनिक, एज अ मोटर मैकेनिक। तो एनी चंग कहती है कि तुम्हारा जो मोटर मैकेनिक का बनना सपना यानी कि जो गराज है वो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं चल के चले जाऊंगा। तो पॉज लेती है, फिर वो कहते हैं क्या तुम्हें पायलट बनना है, क्या तुम एरोप्लेन भी चलाना चाहते हो? तो फिर वो कहता है नहीं उतना तो नहीं सोचा मैंने। तो उसके आंखों में थोड़ी शर्म देखने को मिलती है, बट वो रिग्रेट नहीं होता, वो शर्म होती है उसको, मतलब बनना था तो मोटर मैकेनिक ही। तो बस ये बात होती है कि कुछ एरोप्लेन ऊपर से फिरोजाबाद के फ्लो करते हैं और चैप्टर एंड हो जाता है। कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, चिंता नहीं करिए, जो 1 घंटे में हमने बहुत कुछ कर लिया है। सेकंड पार्ट भी कर लिया है हमने कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बैंगल्स, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री। सबसे पहले तो क्या होता है, बच्चों की आईसाइट कमजोर हो जाती है, बच्चे अंधे हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ एक उस वे में नहीं हो पाती, मतलब कि बेसिकली अगर तुम देखो साइंस के बच्चे तो तुम ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाओगे, या फिर नॉर्मल हो तो बच्चों में छोटी छोटी क्लास में तुम्हें पता है कि विटामिन डी नाम की कोई चीज होती है, विटामिन डी सन से मिलती है, सन में वो रह नहीं रहे पूरे दिन, उनकी बोन्स कमजोर होंगी। तो ये चीज हम इसमें लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि हाउ मुकेश एटीट्यूड्स टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। ये मुझे कमेंट में चाहिए, भाई कुछ तो करके आओगे, सारे आंसर मैं थोड़ा ना बताऊंगी। अब ऐसा मुझे समझा, मुझे नहीं पता, ये मुझे कमेंट में चाहिए। और मैं पिन कमेंट भी करूंगी। हाँ, यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। इसमें तुम वैसे सेकेंड स्टोरी में तो ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट बनते हैं क्वेश्चन लाइक कि क्यों जो था एक मिराज था मोटर मैकेनिक बनना, किसके लिए, इसके लिए क्या नाम है इसका, मुकेश के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी जब आप चैप्टर खुद से रीडिंग करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।